वेलकम बैक टू स्टडी विज़ार्ड जी। कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक नया चैप्टर, चैप्टर 11, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ये जो चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। पहले समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर हमारा जो एक्सरसाइज 11.1 है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, तो हम अपना 11.1 का क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर इंस्टेंस एग्जांपल लेते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए, आपने एक पेन खरीदा, लेट्स सपोज उस पेन का कॉस्ट 10 रुपीज है। अब आपको लगा नहीं एक पेन सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक और पेन खरीदेंगे। नहीं सफिशिएंट लगा तो मोर देन 2 और 3 खरीद सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि जब आपने एक पेन खरीदा था तो आपको उस एक पेन के कितने रुपीज देने पड़े, 10 रुपीज। उसके बाद आपने सोचा नहीं दो खरीद लेते हैं, दो खरीदे तो 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20 रुपीज। इसी तरह से आपने करते 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 लेट सपोज 10 पेन खरीद लिए, तो आपको कितने पे करने पड़ जाएंगे, आपके पेरेंट्स को 100 रुपीज पे करने पड़ जाएंगे सारे पेन का कॉस्ट। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हमने दो क्वांटिटी ली, एक क्वांटिटी है हमारी क्या, नंबर ऑफ पेन्स की क्वांटिटी, ठीक, और दूसरी है उसके अमाउंट की क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे अमाउंट भी तो बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा आप पेन खरीदोगे, आपको उतना ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ऐसी दो क्वांटिटी जिसमें एक के बढ़ने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसी क्वांटिटी का जब आप रेशियो लोगे तो वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लेट सपोज, हाँ, इन सबको इरेज कर देते हैं। लेट सपोज आप मार्केट गए, एक एप्पल खरीदा तो 10 रुपीज दिया आपने उसके लिए, चलो 10 रुपीज का एप्पल, ठीक। दो एप्पल खरीदोगे तो ऑब्वियसली 20 रुपीज देने पड़ेंगे। इसी तरह से तीन एप्पल खरीदे तो 30 रुपीज। हम अभी वे नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ एप्पल्स के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट पे कर रहे हैं। ओके, अभी वेइंग नहीं चल रहा है। ओके, तो एक एप्पल के 10 रुपीज, दो के 20 रुपीज, तीन के हमें 30 रुपीज देने पड़ गए। चार खरीदते तो 40 रुपीज देने पड़ते। तो यहाँ दो क्वांटिटीज जो आ रही हैं, वो एक आ रही है हमारी नंबर ऑफ एप्पल्स की क्वांटिटी की, भैया पहले एक एप्पल खरीदा था 10 रुपए दिया, दो एप्पल खरीदा तो 20 रुपए दिया। दूसरी क्वांटिटी हमारी उसकी कॉस्ट की क्वांटिटी है ना, कितना पैसा दे रहे हैं, 10 रुपीज दिया, देन 20 रुपीज दिया, देन 30 रुपीज दिया, राइट। अब इसमें से एक क्वांटिटी हम एक्स लेट कर लेते हैं और दूसरी क्वांटिटी को हम वाई लेट कर लेते हैं। कॉस्ट को मैंने वाई लेट कर लिया और नंबर ऑफ एप्पल्स को मैंने एक्स लेट कर लिया। देखो सबसे पहले हमने एक एप्पल खरीदा था, राइट, तो एक एप्पल का कॉस्ट कितना था, 10 रुपीज था। ये देखो वन एप्पल का कॉस्ट हमारा 10 रुपीज। फिर हमने दो एप्पल जब खरीदा तो हमें 20 रुपीज पे करना पड़ गया, तो ये 20 रुपीज। तीन एप्पल खरीदा तो हमें 30 रुपीज पे करना पड़ गया। ओके, अब जब हमारा ऊपर वाले क्वांटिटी को क्योंकि हमने x लेट किया है, तो ये वाला हम x1 ले लेते हैं, इसे हम x2 ले लेते हैं, इसे हम x3 ले लेते हैं, ठीक। और नीचे वाली क्वांटिटी हमारी क्या है, y है, तो ये हो गई हमारी y1 और ये हो गई हमारी y2 और लास्ट हम ले लेते हैं y3, थर्ड क्वांटिटी ऑफ y, ठीक। अब यदि आपने ध्यान दिया और रेशियो निकाला, हम क्या कर रहे हैं, रेशियो को जब हम इक्वेट कर देते हैं तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कहलाती है। तो दो रेशियो जब इक्वल हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन हो जाते हैं, प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक हमने यदि x1 अपॉन y1 निकाला बच्चों, तो क्या आ जाएगा, ये है 1, x1 की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, और y1 हमारा क्या है, 10 है, तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप x2 अपॉन y2 निकाल लो, तो देखो x2 हमारा क्या है, 2 है, ये रहा, और y2 हमारा 20 है, तो ये 2 अपॉन 20 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे आप
तो ये 2 1s और 2 10s, अगेन यू विल गेट व्हाट, देखो 1/10 ही मिल गया हमें। फिर आप इसी तरह से x3/y3 करोगे तो भी आपको देखो 3/30 आपने किया, कैंसिल आउट करोगे 3 1s और 3 10s, 30 हो गया। अगेन यू विल गेट व्हाट, 1/10। अब ध्यान से देखो, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है कि नहीं? यही तो मैंने बोला था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तब जो हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो बनता है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। अब इसी के बेस में, इस फॉर्मूले के बेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। अभी हमको आगे सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस के लिए। ओके, समझ में आया? हमको बस क्वेश्चन में ये देखना है, देखो एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट ये बोला नहीं रहेगा कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। जब आप देखते हैं कि आपको दो क्वांटिटी दी हुई है, उसमें से एक क्वांटिटी यदि इंक्रीज हो रही है, उसके चलते दूसरी वाली भी इंक्रीज हो रही है, तब दोनों एक साथ इंक्रीज हो रही है, तो वो जो क्वांटिटीज होंगी उनके रेशियोज हमेशा प्रोपोर्शनेट होंगे, उनके रेशियोज हमेशा इक्वल रहेंगे। और तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट तो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, राइट? फॉर्मूला भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का भी फॉर्मूला हम अच्छे से देखेंगे। ओके, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। तो ये याद रखना है, फॉर्मूला क्या है हमारा? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, वेर x1 जो है वो एक क्वांटिटी है, हमें हर क्वेश्चन में ऐसे दो क्वांटिटी मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारी x से हम डिनोट कर देंगे और सेकंड क्वांटिटी हम y से डिनोट कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 11 पॉइंट। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, सबको इरेज करते हैं। कुछ और इसी तरह के क्वांटिटीज होते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे टाइम एंड योर हाइट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, आपकी हाइट क्या होती जाती है? इंक्रीज होती रहती है। टाइम एंड एज, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एज भी बढ़ती रहेगी, है ना? तो दीज क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसके अलावा देखो, टाइम एंड डिस्टेंस। कैसे? आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो डिस्टेंस ज्यादा तो टाइम भी ज्यादा, है ना? तो इसी तरह से डिस्टेंस और स्पीड आप देख लो, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो आपको स्पीड भी उतनी ही ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। ये चीजें ध्यान में रखना। अभी आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है और चीजों को और अच्छे से क्लियर करते हैं, है ना? देखो बोल रहा है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स। देखो नीचे जो दिए गए हैं वो कार पार्किंग चार्जेस है। रेलवे स्टेशन में हम कार को पार्क करते हैं तो हमें चार्जेस देने पड़ते हैं कि नहीं? वही कार पार्किंग चार्जेस दिए हैं। जितनी ज्यादा टाइम आप कार को वहां पे रखोगे उतना ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। 1 घंटा रखा तो 1 घंटे का चार्ज, 2 घंटा रखा तो 2 घंटे का चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ देखो उन्होंने 4 घंटे रखा तो 60 रुपीज पे करना पड़ेगा। यदि 8 आवर्स रखा गया तो 100 रुपीज। देन 12 आवर्स पे किया, 12 आवर्स रखा कार को तो 140 रुपीज पे करना पड़ जाएगा। इसी तरह से 24 आवर्स रखा तो 180 रुपीज पे करना पड़ रहा है उन लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें क्या चेक करने को बोला है कि जो पार्किंग चार्जेस हैं, जो अमाउंट देना पड़ रहा है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के? देखो दो क्वांटिटी हमें मिल गई। एक क्वांटिटी हो गई हमारी टाइम या आवर्स, तो एक क्वांटिटी हो गई हमारी टाइम और दूसरी क्वांटिटी हो गई हमारी चार्जेस। तो यदि हमारा टाइम x है और चार्जेस यदि हमने y ले लिया, तो देखो 4 घंटे में उसे कितने देने पड़ रहे हैं, कितना अमाउंट देना पड़ रहा है? 60। देन 8 आवर्स में 100 रुपीज दिया। देन आगे बढ़ते हैं तो 12 आवर्स रखा तो 140 रुपीज देना पड़ गया, और 24 आवर्स रखा तो 180 रुपीज देना पड़ गया।
अब याद करो हमने जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि हमारा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट तभी हो सकता है जब हमारा x1 अपॉन y1 शुड बी इक्वल टू x2 अपॉन y2 हो जाए। जब हमारा x1 अपॉन y1 हो जाए किसके इक्वल, x2 अपॉन y2 के, ना? ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन फुलफिल हुई तो हम क्या बोलेंगे, यस पार्किंग चार्जेस एंड पार्किंग टाइम आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना, दे आर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। अब देखो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा, सिंपली वैसे ही करना है बच्चों। इसको हमने x1 ले लिया, इसको हमने y1 ले लिया, इसको हमने x2 ले लिया और इसको हम y2 ले लेते हैं। अब देखो यदि हमने x1 अपॉन y1 किया तो यहाँ पे x1 हमारा 4 है, y1 हमारा 60 है, तो हमें कैंसिल आउट करेंगे तो देखो 4 1 जा 4 कटा, ये 4 1 जा 4 हुआ, देन 4 1 जा 4 22 कैरी गया तो 20 बना और 4 5 जा 20, तो हमें क्या मिल रहा है रेशियो, 1 अपॉन 15 का रेशियो मिल रहा है। ठीक, हम निकाल लेते हैं x2 अपॉन y2, ये वाला x2 अपॉन y2 हमारा कितना हो जा रहा है, देखो x2 अपॉन y2 निकाल लेते हैं। x2 है हमारा 8 और y2 है हमारा 100, तो पहले 2 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 4 जा 8 एंड 2 50 जा, अगेन 2 से कैंसिल, 4 से ही कर देते हैं कैंसिल, है ना, 4 से नहीं होगा, 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा 4 और यहाँ 2 2 जा 4, 1 कैरी गया, 2 5 जा 10, तो देखो हमें क्या रेशियो मिल रहा है, 2 अपॉन 25 मिल जा रहा है। आर दे इक्वल, आर दीज रेशियोज इक्वल, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, x1 on y1 is not equal to x2 on y2, तो इसी तरह से हमें कंफ्यूजन कर लेना है, हमें क्या करना लिखना है, since x1 upon y1 is not equal to x2 upon y2, hence 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 parking charges are not in are not in direct proportion proportion to the time या पार्किंग टाइम भी आप इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिख देना है। समझ में आया अच्छे से, क्वेश्चन फर्स्ट 2 में ही हमें नॉट इक्वल मिल गया तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन केस यदि आपके टीचर्स बोलते हैं कि नहीं सारे सारे के आप प्रोपोर्शन निकाल के बताओ तो आप कर लेना, लोएस्ट टर्म में निकाल के हम इजिली बता सकते हैं, है ना। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक करेंगे, ओके, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base। तो देखो दो चीजें यहाँ पे हमें पहले फाइंड करनी है कि कौन सी दो क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एक पार्ट किसका लिया, रेड पिगमेंट का, तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एक क्वांटिटी हो गई और बेस की, ये देखो बेस जो दिया है वो 8 पार्ट लिया है, तो दूसरी जो क्वांटिटी हो गई वो हमारी बेस ऑफ द पेंट हो गई। अब यहाँ अच्छे से समझो, जब हमारे यहाँ पेंटिंग वगैरह होता है ना तो आपने आप में से मोस्टली बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या नहीं भी देखा तो आप ये याद रखना, जो हमारा एक बेस कलर रहता है, बेस कलर हमेशा व्हाइट रहता है। अब अकॉर्डिंग टू योर चॉइस अलग अलग लोगों को अलग अलग कलर पसंद है ना, अलग अलग कलर बना के नहीं रखते हैं वो लोग बच्चों। शॉप में आप जाओगे तो आपको बोलना पड़ेगा आपको कौन सा कलर चाहिए, वो क्या करते हैं व्हाइट कलर का बेस अपने पास रखते हैं और कलर्स के पिगमेंट रखते हैं या कलर्स रख लेते हैं छोटे बॉक्स में। अब वो व्हाइट वाले बेस में क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ कलर मिक्स करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ न्यू कलर, जिससे कि क्वांटिटी बढ़ जाए। तो एक बेस पेंट रहता है जो व्हाइट कलर का रहता है, उसमें क्या करते हैं कलर्ड पिगमेंट मिक्स किया जाता है, जिससे कि अलग अलग, रेड चाहिए तो रेड आ जाएगा, ब्लू चाहिए तो ब्लू आ जाएगा, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन आ जाएगा, वॉट एवर कलर यू वांट, व्हाइट वाले बेस में उसको मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक, तो हमेशा पेंट जब बनाया जाता है तो दो चीजें रहती है उसमें, एक बेस पेंट रहता है जो कि व्हाइट कलर का रहता है, उसमें पिगमेंट्स मिलाए जाते हैं या लिक्विड पेंट भी मिलाया जाता है,
जो कि मिक्स किया जाने के बाद आपको मेन कलर मिल जाता है। ओके, मेन पेंट का कलर जो आपको वॉल में किया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका बेस का कलर जो कि मैंने बताया व्हाइट होता है हमेशा, और दूसरा जो है वो यहाँ पर रेड पिगमेंट यूज़ किया जा रहा है। अब पहली वाली कंडीशन में ही हमको बता दिया है कि जब रेड पिगमेंट जो है वो 1 पार्ट लिया गया, तो बेस का कितना पार्ट लिया गया? 8 पार्ट लिया गया। तो यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि हमें x1 दे दिया गया है और y1 भी दे दिया गया है। y1 भी दे दिया गया है। उसने बोला है कि रेड पिगमेंट का पार्ट कितना है? 1 है, और उसी समय बेस का पार्ट कितना है? 8 है। तो हमें x1 अपॉन y1 का रेशियो दे दिया गया है 1 अपॉन 8 है। आगे देखो क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग टेबल द फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। नीचे हमें जो टेबल दी गई है उसमें हमें बोला गया है कि अब भैया 4 पार्ट यदि रेड पिगमेंट का डालना है तो बेस कितना लेना पड़ेगा? 7 पार्ट यदि डालना है तो बेस कितना लेना पड़ेगा? 12 पार्ट डालना है तो बेस कितना होना चाहिए? और लास्ट वाला 20 पार्ट दिया हुआ है तो बेस कितना होना चाहिए? तो देखो बहुत इजी है। हम कैसे लिखेंगे? हमें तो x1 और y1 मालूम ही है, और साथ ही साथ देखो ऊपर वाले हमारे सारे क्वांटिटीज हमको मालूम है। लेट्स चेंज द कलर। ये देखो, ये हमारा यदि x1 हो गया और ये यदि हमारा y1 हो गया, तो हमें मालूम होना चाहिए ये हमारा x2 होगा, ये y2 होगा, ये भी x2 होगा, ये भी y2 होगा, ये भी x2 होगा, ये भी y2, ये भी y2। क्यों हमने सारे सबको y2 ले लिया? क्योंकि हमारा फॉर्मूला बोलता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, है ना? तो अब जितने भी हमें क्वांटिटीज निकालने के लिए, रेशियोज निकालने के लिए हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? x2 और y2। कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको। हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। सॉल्व स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विच इज डिनोटेड बाय x, यहाँ पे हम x से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1, एंड पार्ट ऑफ बेस जिसे हम y से डिनोट कर रहे हैं इज इक्वल टू 8। ठीक, अब सिंस देखो जैसे जैसे रेड पिगमेंट को हम इंक्रीज करेंगे, बेस तो इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना? अदरवाइज कलर चेंज हो जाएगा, है ना? डार्क कलर हो जाएगा। यदि हमने बेस कम लिया, व्हाइट कलर कम लिया और रेड ज्यादा डाल दिया तो यू विल गेट डार्कर रेड कलर, है ना? और यदि आपने बेस बहुत ज्यादा ले लिया और थोड़ा सा यदि रेड मिलाया तो बहुत ही लाइट रेड मिल जाएगा। तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो इक्वल कलर चाहिए, सेम कलर थ्रू आउट चाहिए, है ना? तो इसीलिए जितना आप रेड पिगमेंट मिलाओगे उसी के हिसाब का आपको बेस भी लेना पड़ेगा। तो बोथ विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये चीज हमको सबसे पहले लिख देनी है। सिंस पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट added to the base is directly proportional to each other, directly proportional to each other. Therefore, 1 upon y1 should be equal to x2 upon y2। ठीक, अब हम सबके रेशियोज को निकाल लेते हैं। देखो x1 की जगह आप क्या पुट करोगे? जैसे मैंने बोला फर्स्ट वाला देखो 1 अपॉन 8, ये तो रहेगा, हमें दिया हुआ है। अब सेकंड वाला, लेट्स इरेज दिस ऑल। तो हम ले लेते हैं सेकंड वाले को। सेकंड वाला हमारा क्या है? सेकंड वाला हमारा 4 है। तो 4 को यदि मैंने यहाँ पे लेट्स चेंज द 4 को अभी फिलहाल हम क्या ले लेंगे? x2 ले लेंगे, और y2 हमें क्या करना है? निकालना है। तो x2 की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x2 की जगह हम 4 लिखेंगे, और y2 तो हमें निकालना है। अब कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। y2 इंटू 1 हो जाएगा y2, और यहाँ 8 इंटू 4 हो जाएगा, है ना? और 8 4 जा हमारा होता है 32। तो देखो यहाँ पे हमें मिल गया हमारा सेकंड y2 मिल गया। y2 क्या मिला हमें? 32। तो ये हमें मिल गया 32।
अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करना है। x1 अपॉन x2, अब आप 4 अपॉन 32 भी रख सकते हो, लेकिन इजी क्या होगा, 1 अपॉन 8 यदि रखे तो ही ज्यादा इजी है ना। तो 1 अपॉन 8 शुड बी इक्वल टू, अब नेक्स्ट वाले के लिए हमारा x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन 8 शुड बी इक्वल टू 7 अपॉन y2। सेम वही प्रोसीजर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो y2 इंटू 1 हो गया y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 7, 8 7 जा 56 होता है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, हाँ हमें मिल गया 7। यदि हमने रेड पिगमेंट लिया तो हमारा बेस कितना लेना पड़ेगा, हमें 56 पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से सारे कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट के लिए हमारा x1 1 अपॉन 8 हो जाएगा और x2 अब हमारा क्या हो गया, ये x2 हो गया 12 और y2 हमें निकालना है। तो x2 की जगह हम पुट करेंगे 12 और y2 की जगह हम सिंपली y2 लिख देंगे। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो y2 ही बना, y2 इंटू 1 विल बी y2 और 12 इंटू 8 हो जाएगा, 12 इंटू 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 96। ठीक, तो ये हो गया जब हमने 12 रेड पिगमेंट लिया 12 पार्ट, तो 96 हमारा बेस हमें लेना पड़ेगा। लास्ट वाला भी कर लेते हैं। जब हमारा 1 अपॉन 8 x1 अपॉन y1 है, अब यहाँ से हमारा ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सिंपली आपका x2 है 20 और y2 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो y2 इज इक्वल टू 20 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 160। तो ये लास्ट हमारा क्या आ गया, 160। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या निकाल लेना है, बहुत इजी है कि नहीं, बस हमको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, अदरवाइज बहुत इजी है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपली सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, बेस मिल जाएंगे। ओके, समझ में आया, का आया। चल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। इन क्वेश्चन 2 above, if one part of red pigment requires 75 ml of base, तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला था कि वन पार्ट में कितना, लेट्स इरेज ऑल दिस। यहाँ आपको बोल रहा था कि भाई वन पार्ट में कितना पार्ट बेस का चाहिए, 8 पार्ट बेस का चाहिए। और अब कितना, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब वन पार्ट में 75 ml बेस चाहिए। पहले 1 अपॉन 8 हम लेते थे, अब हम क्या लेंगे, अब हमें वन पार्ट को 75 ml में मिक्स करने को बोल रहा है। तो हमारा x1 तो सेम है, लेकिन y1 अब हमारा चेंज हो गया है, 75 ml हो गया है। ठीक, तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में। देखो इसलिए बोला है कि इन अबव, इन क्वेश्चन 2 अबव, ऊपर दिया गया जो सेकंड क्वेश्चन है उसी से रिलेट करता हुआ थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे 75 ml बेस बढ़ा दिया है, पहले 8 था अब 75 कर दिया है। आगे क्या बोला है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। तो देखो अगेन हमारे पास दो क्वांटिटी दे दी हुई है, लिख लेते हैं पहले। एक क्वांटिटी हमें दी है क्या, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 पार्ट। इसे हम x लेट कर लेते हैं, x1 लेट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे तो दो ही बस निकालना है, तो x1 लेट कर लिया। और दूसरा हमें दिया है पार्ट ऑफ बेस, पार्ट ऑफ बेस रिक्वायर्ड, बेस रिक्वायर्ड, ये क्या दिया हुआ है, ये हमें 75 ml अब चाहिए, इसे हम y1 लेट कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स, हम कितना रेड पिगमेंट मिक्स करें। तो क्या निकालना है, रेड पिगमेंट निकालना है। रेड पिगमेंट को हमने किससे लेट किया है, x से लेट किया है। तो हमें लेट करना है, लेट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पिगमेंट नीडेड इज इक्वल टू x2 लेट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा रेड पिगमेंट को हमने x क्वांटिटी लेट की हुई है ना, तो ये x2 हमें निकालना है। और y2 हमें क्या दिया हुआ है, बेस हमें 1800 ml दिया है। तो पार्ट ऑफ बेस, व्हेन पार्ट ऑफ बेस विच इज x2, सॉरी विच इज y2
y2 इक्वल टू क्या दिया है 1800 ml। ठीक, अब हमें मालूम है दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे से, सिंस पार्ट ऑफ red pigment is directly proportional to each other, therefore क्या होना है 1 upon x2 should be x1 upon y1 should be equal to x2 upon y2। ठीक, अब जो जो हमें क्वांटिटी मालूम है उनको पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाना है। लेट्स इरेज दिस फर्स्ट। यहाँ पे हमें x1 मालूम है, x1 हमारा 1 है, y1 मालूम है, y1 हमारा 75 है। क्या x2 मालूम है? क्या हमें x2 मालूम है? हमें x2 निकालना है, यहाँ x2 लिख देते हैं, y2 हमारा 1800 ml है। अब देखो सेम सेम चीज है, कैसे समझेंगे आप? यूनिट देख के भी समझ सकते हो। देखो ये ml है, ये भी ml है, तो यदि ये y1 है तो यही y2 होगा। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं चीजों को। ओके, क्वांटिटी सेम कौन सी है इनको, है ना? तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। x2 into 75 will be 75 into x2 और 1800 into 1 will be 1800। ठीक, अब ये x2 यहीं छोड़ते हैं, 75 हमारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। 1800 डिवाइडेड बाय 75 कैंसिल करते हैं, 5 से तो जाएगा ही, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 25 बना, 5 5 जा 25, यहाँ 5 3 जा 15, 30 बना, 5 6 जा 30 और 0। अब देखो अगेन ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा 15 से कैंसिल हो जाएगा। 15 2 जा 30 हुआ और 60 बना, देन 15 4 जा 15 4 जा यस 15 4 जा 60। तो ये हमारा x2 कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आंसर में क्या लिख देंगे? हाउ मच रेड पिगमेंट, तो अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट या पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट ऑफ रेड पिगमेंट नीडेड या मिक्स्ड भी लिख सकते हो, रेड पिगमेंट मिक्स्ड should be equal to 24 पार्ट। ठीक, 24 पार्ट को हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया? सेम वही क्वेश्चन नंबर 2 का ही रिपीट टेलीकास्ट था। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्या चेंज कर दिया, y2 को चेंज किया। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? यहाँ क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में जो कि 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल करती है। देखो यहाँ पे बोला है 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल कर रही है। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? तो कितनी बॉटल्स ये 5 आवर्स में फिल करेंगी? सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, वेदर दीज क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटीज क्या है ये पता होना चाहिए, और वेदर दीज क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और नॉट। तभी हम वो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? यहाँ ध्यान से देखो, दो क्वांटिटीज क्या है, एक है हमारी नंबर ऑफ बॉटल्स की क्वांटिटीज, है ना, नंबर ऑफ बॉटल्स की, ये हम x से डिनोट कर देंगे। ये देखो पहले टर्म में हमें 480 बॉटल्स दिए हैं और दूसरी क्वांटिटी हमारी क्या है, 6 आवर्स टाइम की क्वांटिटी दी हुई है। तो टाइम को हम लेट सपोज y ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें टाइम कितना दिया है 6। अब हमें नेक्स्ट पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल, कितने नंबर ऑफ बॉटल्स निकालने को बोले हैं। तो ये वाली क्वांटिटी हमें नहीं बताई है। x1 हमें मालूम है, y1 हमें मालूम है, लेकिन हमारे पास x2 नहीं है। हमारे पास क्या है, y2 है। कितने घंटे में भरनी है इन बॉटल्स को, 5 आवर्स में भरनी है। अब ध्यान से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट तो है बच्चों। कैसे है, यदि आप कम टाइम में भरोगे, कम टाइम दोगे तो ऑब्वियसली कम बॉटल्स भरेंगी, है ना? और आप ज्यादा टाइम तक बॉटल्स भरोगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ बॉटल्स भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा बढ़ेगी। कॉन्स्टेंटली आप फिल करोगे तो, है ना? तो दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। अब आपको मालूम है यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। बस यही करना है। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप एक इस तरह की टेबल ले लेना बच्चों।
यहाँ पे दोनों क्वांटिटी लिख देते हैं। एक क्वांटिटी है हमारी नंबर ऑफ बॉटल्स की, ऑफ बॉटल्स की क्वांटिटी, इसे हम x से डिनोट कर देते हैं, और दूसरी क्वांटिटी है हमारी टाइम की, इसे हम y से डिनोट कर देते हैं। पहली कंडीशन में हमें बोला है कि 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल हो जाती है। अब इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आप x आप टाइम को ले सकते हो और नंबर ऑफ बॉटल को y ले सकते हो। रेशियो आपको सेम ही मिलना चाहिए। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि हमने नंबर ऑफ बॉटल्स को x लिया तो आप हमेशा नंबर ऑफ बॉटल्स को x ही लेना पड़ेगा। टाइम को भी x ले सकते हो, लेकिन सारे टाइम्स को फिर x1 x2 से लेना पड़ेगा। और बॉटल्स को यदि आपने y लिया तो सारे नंबर ऑफ बॉटल्स को आपको y1 y2 y3 लेना पड़ेगा। ठीक, रेशियो आपको प्रोपोर्शनेट में मिलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टाइम, नेक्स्ट वाला टाइम हमें 5 दे दिया है, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमें निकालना क्या है, x2 हमें फाइंड आउट करना है ना। और हमारा y2 क्या दिया हुआ है, हमें y2 5 दे दिया है। अब दोनों क्वांटिटीज को लिखेंगे कैसे, हमको क्वेश्चन लिखना भी तो आना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे when number of bottles filled in 6 hours is 840, let the number of bottles filled in 5 hours is equal to, हमें क्या लेना है, हमें x2 निकालना है। तो यहाँ x2 देखो, यहाँ पे इसलिए टेबल बना लिया है ना। तो x2 निकालना है, तो लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है, x2 है, 5 घंटे में x2 वाटर भर रही है। यहाँ पे लिखना जरूरी है, सिंस नंबर ऑफ बॉटल्स filled is directly proportional to time, therefore क्या, therefore x1 upon y1 should be equal to x2 upon y2, है ना। अब सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ हो जाएगा 840, क्योंकि हमारी x1 की वैल्यू क्या है 840, y1 की वैल्यू हमारी 6 है, should be equal to x2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x2 को एज इट इज रहने देते हैं। y2 की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, तो y2 की जगह 5 पुट कर देते हैं। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू x2 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे 480 इंटू 5 हो जाएगा, सॉरी 480 बोल दिया क्या मैंने, 840 स्विच हो गया, 840 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x2 की वैल्यू निकल जाएगी क्या, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 840 इंटू 5 अपॉन में 6। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 840 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 6 को नीचे लेके फिर डिवाइड करते हैं, तो वो उसे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने 6 को पहले डिवाइड कर दिया, अब यहाँ से 6 से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो छोटा नंबर मिल जाएगा हमको। 6 1 जा 6 हुआ, 24 बना, 2 कैरी गया तो 24 बना। अब देखो 6 4 जा 24 और 0 है तो 0 लगा। तो देखो हमें x2 की वैल्यू 140 इंटू 5 करने से ही मिल जाएगी। अब नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, 840 इंटू 5 किया, फिर 6 को नीचे लेके आए, फिर उसको डिवाइड किया, तो इट विल टेक टाइम, है ना। स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20 का 0 हो गया, 5 1 जा 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 700। तो हमें नंबर ऑफ बॉटल्स कितने मिल गए, नंबर ऑफ बॉटल्स filled in 5 hours is equal to 700। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। तो देखो ये तो डायग्राम दिया हुआ है एक बैक्टीरिया का, आपको मालूम ही है बैक्टीरिया एक स्मॉलेस्ट बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि हम अपनी नॉर्मल आईज से उसको नहीं देख सकते। जनरली साइंटिस्ट उनको
माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं, है ना? तो इतने ही छोटे होते हैं। तब इस बैक्टीरिया को देखने के लिए नॉर्मल आई से देखने के लिए क्या किया गया? फोटोग्राफ लिया गया और उसको क्या किया गया? एनलार्ज करके फोटोग्राफ लिया गया। तो उसको एक छोटे से बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया, तब जाके वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ, लगभग इतनी लेंथ तक आया। 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया, सोचो। तो कितनी लेंथ मिली? 5 सेंटीमीटर की लेंथ की एक फोटोग्राफ मिली। अब क्या बोला है? व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? तो पहले पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे का बाद में पढ़ेंगे। ठीक, हमें क्या बोला है? एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया को 1 टाइम्स बैक्टीरिया था, उसको कितना एनलार्ज किया गया? देखो, एक क्वांटिटी हो गई हमारी एनलार्जमेंट वाली। लार्जमेंट कितना किया गया, मतलब कितना बड़ा किया गया। 1 टाइम से उसे 50 टाइम्स एनलार्ज किया गया, 50 टाइम्स उसे एनलार्ज किया गया। और दूसरी क्वांटिटी हमें लेंथ की दी हुई है, दूसरी क्वांटिटी हमें लेंथ की दी हुई है। बोला है कि एनलार्ज करके जो लेंथ मिली है, एनलार्ज करने के बाद जो लेंथ मिली है वो हमारी 5 सेंटीमीटर की है। जब 50,000 एनलार्ज कर दिया तो हमें कितनी लेंथ मिली? 5 सेंटीमीटर की लेंथ मिली। तो बताओ कि उसकी एक्चुअल लेंथ, उसकी रियल लेंथ कितनी थी? अब ध्यान से देखो, एनलार्ज कर रहे हैं मतलब बड़ा कर रहे हैं। 1 टाइम बड़ा किया, 2 टाइम बड़ा किया, 3 टाइम बड़ा किया, तो जैसे-जैसे टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एनलार्जमेंट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे पिक्चर की साइज भी बढ़ती जाएगी, है ना? तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, राइट? ये तो हो गया। इट मीन्स हमें यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, इजी। तो यहाँ पे दूसरी चीज देखो, एक हमें तो क्वांटिटीज कौन सी लेनी है, यही बच्चे लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। एक तो हमें एनलार्जमेंट वाली क्वांटिटी लेनी है और दूसरी हमें लेंथ वाली क्वांटिटी लेनी है। एनलार्जमेंट हमारा 1 टाइम से लेकर 50 टाइम्स होगा, है ना? कुछ नहीं से 50 टाइम्स बड़ा किया। 1 टाइम था, उसको 50 टाइम्स बड़ा किया, तो किसका? 1 टाइम का ही तो 50 टाइम बड़ा किया गया होगा ना? तो यहाँ पे हमें x1 1 मिल जाता है और यहाँ पे x2 हमें 50,000 मिल जाता है। यहाँ हमें y1 फाइंड आउट करना है और y2 हमें ऑलरेडी दे दिया है कि 50 टाइम्स बड़ा किया, तो कितने साइज का फोटो हो गया? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? दो क्वांटिटी समझ में आई, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, ये भी समझ में आ गया। लिखेंगे कैसे, है ना? सबसे पहले एक टेबल है क्या? हाँ, ले लेते हैं एक टेबल। अभी मैंने बताया कि एनलार्जमेंट को हमें किससे लेना है? डार्क कलर आ जाता है तो एनलार्जमेंट को हम एक्स लेट कर लेंगे और लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को हम वाई लेट कर लेते हैं। तो पहले 1 टाइम था और बाद में ये बढ़ के 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया। कितने का 50 टाइम्स करेंगे? 1 का ही तो करेंगे ना। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 1 कैसे आ गया। अब किसका 50,000 टाइम्स किसको बड़ा कर रहे हो? 1 को 50,000 टाइम्स बड़ा कर रहे हो। ओके, 1 था, 1 से 50,000 टाइम्स बड़ा किया। तो हमारा x1 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और x2 जो हो जाएगा वो 50,000 होगा। ठीक, अब हमारा लेंथ ऑफ बैक्टीरिया जो है, एक्चुअल लेंथ तो हमें निकालनी है, उसे हम लेट करेंगे कि लेट द एक्चुअल लेंथ बी y1 और हमारी ये हमें फाइंड आउट करनी है और हमारी एनलार्ज करने के बाद वाली लेंथ जो आई है वो है 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारी y2। अब इसे लिखेंगे कैसे, देखो सॉल्व स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? देखो, हमें जो जो चीजें गिवन में दी हुई है वो लिख लेते हैं। 50,000 टाइम्स बैक्टीरिया की लेंथ को इंक्रीज किया गया है, तो एनलार्जमेंट हमारा कितना है? 50,000 टाइम्स है और लेंथ ऑफ इंक्रीज कितना है? 5 सेंटीमीटर। इन दोनों चीजों को लिख लेते हैं पहले। तो हम क्या लिखेंगे? एनलार्जमेंट ऑफ बैक्टीरिया या फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इज 50,000। और हमें अभी मैंने समझाया ये हमारा क्या है? x2 है। यहाँ 2 नहीं लिखा क्या मैंने? ये x है ना। और दूसरी चीज हमारी क्या? इंक्रीज इन लेंथ मिली है, 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है फोटोग्राफ की लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ इज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू, हमारा क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है। ठीक, ये हमारा y2 हो जाएगा। तो देखो, हमें x2 मिल गया, हमें y2 मिल गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ पूछ के है। तो जो हमें निकालनी रहती है बच्चों, उसको हम लेट कर लेते हैं।
लेट द एक्चुअल लेंथ, भैया पहले क्या लेंथ थी, पहले कुछ लेंथ हुई होगी, उसको 50 टाइम्स इंक्रीज करके 5 सेंटीमीटर किया है ना। तो लेट द एक्चुअल लेंथ विल बी इक्वल टू, हमें क्या ले लेना है, y1 ले लेना। देखो लेंथ हमने क्यों की, y1 क्यों लिया, x1 क्यों नहीं लिया, देखो लेंथ को क्योंकि हमने y क्वांटिटी से डिनोट किया है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो y1 ही लेंगे। समझ में आया, x1 मत लिख देना यहाँ पे, x1 हमारा नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज है, तो 1 टाइम से 50 टाइम्स इंक्रीज हुआ, x1 हमारा 1 है। ठीक, अब यहाँ पे सिंस large meant is directly proportional to the length of bacteria, therefore हमें क्या मालूम है, x1 अपॉन y1 होता है हमारा x2 अपॉन y2 के। बस सिंपल है, अब वैल्यूज पुट करनी बाकी है। x1 हमारा 1 है, y1 हमारा निकालना है हमें, इज इक्वल टू x2 हमारा 5000 है, सॉरी 50,000 है, और y2 हमारा 5 है। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको और इससे इसको, तो y इंटू 50,000 हो जाएगा 50,000 टू y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 विल बी 5। अब यहाँ से y को हम लेफ्ट में ही छोड़ते हैं और 50,000 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट में डिवाइड में आ जाएगा, 5 अपॉन 50,000 हो गया। यहाँ से कैंसिल किया तो हमारा 5 वन 5 और सारे जीरोस एज इट इज, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000। तो देखो बैक्टीरिया कितना छोटा था, 10,000 टाइम्स छोटा था। इसी को हम कैसे लिखते हैं, इसी को हम 10 की पावर, देखो 10 लिखते हैं और नीचे कितने जीरोस है, 1 2 3 4 जीरोस है, जितने जीरोस उतने पावर में नेगेटिव नंबर आ जाएगा। हमने पावर एंड एक्सपोनेंट्स में ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो लेट्स इरेज दिस, और एक और स्टेप करके मैं बताती हूँ। यहाँ पे यदि हमने इसको ऐसा लिखा कि 1 अपॉन 10 की पावर 4, 4 जीरोस आर देयर, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पावर एंड एक्सपोनेंट्स यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम है कि जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में रहती है उसे यदि हम न्यूमरेटर में लाते हैं तो उसकी जो पावर रहती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो दिस विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 4। तो ये इस तरह से हमें हमारा y1 कितना मिल गया, 10 की पावर माइनस 4 मिल गया है ना। तो क्या मैं यहाँ लिख दूं, ये हमारा y1 मिल गया हमें क्या, 10 की पावर माइनस 4। अब ये तो हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हुआ, जहाँ पे हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी थी। अभी आगे और करना है। आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया, देखो इफ द फोटोग्राफ इज enlarged 20,000 टाइम्स ओनली, what would be its enlarged length। यदि 50,000 टाइम्स एनलार्ज ना करके इसे यदि 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया होता तो एक्चुअल लेंथ कितनी बड़ी होती, अभी तो 50,000 किया था तो 5 सेंटीमीटर बड़ी थी, बोला है कि 20,000 टाइम्स यदि किया होता तो कितनी लेंथ बढ़ती। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ हमें क्या क्या मिल गया है बच्चों, हमें मालूम है कि सारी चीजें एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। हमें हमारा x1 मिल चुका है, ये हमारा 1 टाइम्स था, अभी हमने पीछे देखा, और y1 भी मिल गया, अभी हमने निकाला 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर है। अब हमें एनलार्जमेंट क्या दे दिया है, इंक्रीज करके बोला है कि x2 हमारा एनलार्जमेंट अब 50,000 टाइम्स नहीं, एनलार्जमेंट यदि 20,000 टाइम्स हुआ होता, यदि हमारा x2 20,000 टाइम्स होता तो हमारा y2 कितना होगा, यही तो हमें पूछा है, कितना एनलार्जमेंट होगा, कितने सेंटीमीटर इंक्रीज होगा, है ना। तो सिंपली अगेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। अगेन x1 अपॉन y1 विल बी इक्वल टू x2 अपॉन y2 कर देंगे। तो सिंपली हमारा x1 1 है, y1 अभी हमें मिला 10 की पावर माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू x2 हमें बोला है कि 20,000 टाइम्स ही भाई बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। तो हमारा y2 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y2 इंटू 1 विल बी y2, और 20,000 इंटू 10 की पावर माइनस 4 यदि आपने किया तो देखो 10 की पावर 4 का मतलब अभी हमने देखा था 20,000 के नीचे अपॉन में चला जाएगा 10 की पावर 4, क्योंकि हमने माइनस का साइन हटाया, नेगेटिव वाला साइन हटाया। कौन सा वाला, पावर एंड एक्सपोनेंट का कौन सा रूल है ये,
a पावर माइनस n है तो ये हो जाता है 1 अपॉन a पावर n। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। और 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 4 का मतलब होता है 4 टाइम्स 0 नीचे। अब हमारे नीचे के 4 0 और ऊपर के 4 0 कैंसिल, तो यहाँ हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा देखो लेंथ किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। तो हमें y2 कितना मिल गया? y2 हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर सेकंड वाले पार्ट के लिए। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या पूछा है? व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे? हेंस द एनलार्ज्ड लेंथ, एक्चुअल लेंथ तो हमने पीछे लिख ही ली थी, हेंस द एनलार्ज्ड लेंथ, लार्ज्ड लेंथ विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन भी, लास्ट तो नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन भी यही खत्म होता है। आज के वीडियो के लिए इसी को हम लास्ट रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर, बाय बाय।